लोकसभा चुनाव 2024 में राज्यसभा के 10 सदस्यीय निचली सदन पहुंच चुके हैं। उच्च सदन में खाली हुई 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा सचिवालय की ओर से उपचुनाव का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव परिणाम का असर राज्यसभा में दलों की संख्या बल पर पड़ना तय है। आम चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार करने वाली कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले इंडी गठबंधन को उच्च सदन में 3 सीटों का घाटा उठाना पड़ेगा। जिन राज्यों में उपचुनाव होंगे वहां के संख्या बल के हिसाब से ये तीनों सीटें भाजपा के पक्ष में जा सकती है। इस नए समीकरण से राजग उच्च सदन में बहुमत के करीब पहुंच सकता है। गौरतलब है कि लोकसभा में राज्यसभा के 10 सदस्य चुनाव जीते हैं। इनमें से 7 भाजपा, 2 कांग्रेस और 1 राजद के हैं। ये तीनों सांसद जिस राज्य से राज्यसभा पहुंचे हैं वहां भाजपा और राजग की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस और राजद के सामने अपनी सीटें बचाना मुश्किल है। भाजपा के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर यह है कि राज्यसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की ताकत में बढ़ोतरी होने वाली है। दरअसल जिन राज्यों में उपचुनाव होने हैं वहां फिलहाल बीजेपी एनडीए की सरकार है। कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान होने वाला है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा चुनाव में जीत मिलने वाली है। केसी वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, जबकि हुड्डा हरियाणा से राज्यसभा सदस्य है। हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में बीजेपी के पास बहुमत है। वर्तमान में भाजपा के पास 90 और उसकी सहयोगी के 11 सदस्य हैं। भाजपा को 7 नामित और 3 निर्दलीय सांसदों में से 10 का समर्थन हासिल है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद राजग के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि राजग को बहुमत के लिए महज 1 सदस्य की कमी होगी। बात करें राज्यों की तो बिहार में एनडीए की सरकार है। महाराष्ट्र और असम में बीजेपी सहयोगी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। एमपी में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है। बिहार के 2 सीटों में 1 सीट एनडीए की तो 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। हालांकि बिहार में अगर 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत भी जाती है तो फिर बीजेपी 10 में से 9 सीटों पर जीत हासिल कर लेगी। लोकसभा चुनाव जीतने वालों में भाजपा के पीयूष गोयल, विप्लव देब, माधवराज सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, कामाख्या प्रसाद तासा, विवेक ठाकुर, उदयन राजे भोसले और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा और राजद की मीसा भारती है। विपक्ष के तीनों उम्मीदवार भाजपा राजग शासित राज्य बिहार, राजस्थान और हरियाणा से हैं। ऐसे में कांग्रेस राजद के लिए उपचुनाव जीतना मुश्किल है। गौरतलब है कि इनमें वेणुगोपाल और हुड्डा का 2 साल तो मीसा का 4 साल का कार्यकाल बाकी है। दूसरी ओर भाजपा के राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा से है, जहां इनकी सरकार होने के कारण इनके पास उपचुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है। हालांकि देश में 1 लोकसभा सीट ऐसी भी है जहां अब भी चुनाव तपिश बरकरार है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। हालांकि इस मुकाबले में एनडीए के सहयोगी शिवसेना शिंदे के रविंद्र वाइकर ने बाजी मार ली। उन्होंने 48 वोट के मामूली अंतर से शिवसेना के अमोल गजानन कीर्तिकर को हरा दिया। इस चुनाव में अमोल को 4,52,596 और रविंद्र को 4,52,644 वोट हासिल हुए। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी इसे लेकर चुनाव आयोग से तो शिकायत कर ही रही है, कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है। उत्तर पश्चिम सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि हम जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। अमोल कीर्तिकर ने कहा, मतगणना के दिन भी मैंने सवाल उठाया था कि 19वें राउंड के बाद प्रत्येक राउंड के वोटों की घोषणा क्यों बंद हो गई थी, जबकि उससे पहले प्रत्येक राउंड के बाद डाले गए वोटों की संख्या के बारे में घोषणाएं की गई थी। 19वें राउंड के बाद यह बंद हो गया था। 26वें दौर के बाद उन्होंने सीधे वाइकर को विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया। कीर्तिकर ने यह भी कहा कि मतगणना केंद्र का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। अब 1 सप्ताह हो गया है लेकिन मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया। इस संबंध में शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन कार्यालय और चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है।
शिवसेना शिंदे गुट ने भी सेना यूबीटी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सारे इल्जाम गलत हैं। यह सब बातें अपनी हार को छुपाने के लिए की जा रही है। संजय सिरस ने कहा कि आरोप पर दबाव बनाकर उससे गड़बड़ी करवाना संभव नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने किसी को फोन नहीं किया है, यह सब गलत बात है। उद्धव गुट के नेता हार नहीं पचा पा रहे हैं। रविंद्र वाइकर 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार विधानसभा के लिए चुने गए। वहीं दिसंबर 2014 में वे महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। उन्हें आवास, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया था। इसके अलावा उन्हें रत्नागिरी जिले के संरक्षक मंत्री की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रविंद्र वाइकर ने अपना सियासी सफर 1992 में शुरू किया था। वे बृहन्मुंबई नगर निगम में पार्षद चुने गए थे। इसके बाद वे 1997, 2002, 2007 में कुल मिलाकर लगातार 4 बार बीएमसी के पार्षद चुने गए। साथ ही 2006 से 2010 तक वे बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे। साल 2019 में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर मुख्य मुकाबला शिवसेना के गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर और कांग्रेस के संजय निरुपम के बीच था। हालांकि गजानन 5,70,000 पाकर 2,60,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस के संजय निरुपम सिर्फ 3,09,735 वोट पा सके थे। वहीं 2014 में इस सीट पर शिवसेना के गजानन को जीत मिली थी। वह 4,64,820 वोट पाकर 1,83,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन सांसद गुरुदास वसंत कामत को मात दी थी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। 2014 के बाद से अभी तक लगातार कांग्रेस भाजपा से हारती आ रही है। लगातार 3 बार चुनाव हारने के बाद इस बार कांग्रेस की कुछ सीटें क्या बढ़ गई? दम्भ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सिर चढ़कर बोलने लगा है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के प्रमुख चेहरे होने के बाद भी उन्होंने शिष्टाचार के नाते पीएम मोदी को बधाई तक नहीं दी, जबकि लोकतांत्रिक परंपरा में हमेशा से ऐसा होता आया है। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई न देने को लेकर राहुल गांधी को लेकर कहा कि मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत की बधाई का एक ट्वीट भी नहीं किया गया। गौर करने वाली बात है, जहां जहां कांग्रेस के साथ साथ भाजपा का सीधा मुकाबला था, वहां पर कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। सीधी लड़ाई में कांग्रेस हिमाचल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में एक सीट नहीं जीत सकी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस महज एक सीट जीत पाई, जबकि छत्तीसगढ़ में पिछले साल तक उसी की सरकार थी। गुजरात की 25 सीटों में से कांग्रेस एक सीट जीतने में कामयाब हो पाई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन था तो कांग्रेस वहां 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। ऐसे ही राजस्थान में सीपीआई-एम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी और भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ समझौते के चलते वे 8 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई। उत्तर प्रदेश में भी सपा के सहारे ही कांग्रेस की नैया पार लग पाई, लेकिन बंगाल में सिर्फ एक सीट पर ही कांग्रेस सिमट गई। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर आदि राज्यों में भी कांग्रेस की बुरी स्थिति रही। लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्य के चुनाव, राहुल गांधी हर जगह फेल साबित होते रहे हैं। पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भी राहुल गांधी कोई करिश्मा नहीं कर पाए थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस बार के लोकसभा चुनावों में जमकर झूठ और प्रलोभन परोसा, फिर चाहे वे महिलाओं के खातों में हर माह 8,500 रुपये डालने का मामला हो या फिर संविधान बदलने की बात हो। यदि कोई राहुल गांधी के पक्ष में बोले तो ठीक, नहीं तो वे मीडिया पर भी आरोप लगाने से नहीं चूकते। चुनावों से पहले कांग्रेस ने 14 टीवी एंकरों की एक सूची जारी कर कहा था कि उनके प्रोग्राम में उनके प्रतिनिधि नहीं जाएंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े जारी होने के बाद भी जब राहुल गांधी से मीडिया कर्मियों ने सवाल किए, तब भी उनकी भाषा शालीन नहीं थी।
लोकसभा चुनाव 2024 में इंडी गठबंधन को मात्र 234 सीटें मिली है। वहीं अकेले भाजपा ने 240 सीटें देश भर में जीती है, जबकि भाजपा नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 293 सीटें जीती। महज 99 सीटें जीतने वाले राहुल गांधी, जो खुद अमेठी से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए, अब वे कह रहे हैं उनकी बहन प्रियंका गांधी यदि वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम नरेंद्र मोदी को 2-3 लाख के वोटों से हरा देती। राहुल गांधी को ऐसा दंभ करना शोभा नहीं देता। चुनाव के दौरान और चुनाव में हारने के बाद भी जिस तरह के बयान राहुल गांधी दे रहे हैं, वह उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता की निशानी है। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और केंद्र में एनडीए की सरकार भी बन गई है। हालांकि चुनावी माहौल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा हर महीने मतदाताओं के खाते में रुपए डालने का लॉलीपॉप अब उन पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भरवाए गए गारंटी कार्ड को लेकर जहां लखनऊ के साथ ही विभिन्न राज्यों के पार्टी दफ्तरों के बाहर भारी संख्या में महिलाओं का जुटने का क्रम जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं हैं, तो वहीं अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का घेराव भी शुरू हो गया है। मंगलवार को दिल्ली महिला मंच के बैनर तले सैकड़ों महिलाएं राज्य की वित्त मंत्री आतिशी मारलेना के सरकारी निवास पर इकट्ठा होकर उनसे जल्द राशि का भुगतान शुरू करने की मांग की है। ये सभी पहले इंडिया गेट पर इकट्ठा हुई थी। मुस्लिम महिलाओं के हाथों में दिल्ली की बेटियों का एक सवाल, कब मिले प्रतिमाह 1000, दिल्ली की महिला करेगी हिसाब, अब मत भागो दिल्ली की झूठी सरकार जैसे नारे लिखे प्ले कार्ड हाथ में लिखी हुई थी तथा दिल्ली सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप भी लगा रही थी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गरीब महिलाओं से इंटरनेट आधारित फॉर्म भरवाए गए। अब चुनाव बाद पूरी सरकार और उनके विधायक महिलाओं से छुप रहे हैं। आक्रोशित महिलाओं ने दिल्ली सरकार पर जनता को गुमराह कर वोट लेने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि अगले महीने तक उनका भुगतान शुरू नहीं होता है तो वे सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी घेराव करेंगी। वहीं इन सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष के गारंटी कार्ड को लेकर कहा था कि कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तर पर लोग कतार लगाकर खड़े हैं, लाख रुपया कहाँ है, लोग मांग रहे हैं। जनता जनार्दन की आंखों में धूल झोंक दी, भ्रमित किया, धक्का मारा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। इस प्रकार का चुनाव गरीबों का अपमान है, हमारे देश का सामान्य नागरिकों का अपमान है। कभी भी देश ऐसी हरकतों को ना भूले। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में अचानक बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं पर्ची लेकर पहुंची थीं। उन्होंने बताया कि अब राहुल गांधी उनके वादे को पूरा करेंगे। वो चुनाव जीत गए हैं, एक नहीं बल्कि वो 2-2 सीट पर चुनाव जीत गए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए महालक्ष्मी योजना पर दांव लगाया। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में गरीब महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 8000 रुपए यानी 1 लाख रुपया सालाना डालने के लिए खटाखट शब्द का प्रयोग किया था। अब कांग्रेस नेता के इसी स्कीम को लेकर पीएम मोदी ने उन लोगों पर गरीबों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में आम जनता पानी का संकट झेल रही है। टैंकर माफिया अपने काम में जुटा है और दिल्ली सरकार सो रही है। ऐसे में यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जिसने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि दिल्ली में पानी का संकट हर साल क्यों आता है, दिल्ली की सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया के खिलाफ अब तक क्या कदम उठाए हैं। अगर दिल्ली सरकार इसी तरह टैंकर माफिया के सामने नाकाम रही तो हम दिल्ली पुलिस को सीधे माफिया से निपटने का आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमकर फटकार लगाने के बाद दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच बुधवार को जल संकट को लेकर सोशल मीडिया पर वार पलटवार देखने को मिला। आतिशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि आज उपराज्यपाल दफ्तर ने सभी पत्रकारों को एक विज्ञप्ति भेजी है।
उन्होंने कहा, इसमें मुझे बहुत गालियां दी है, मेरे बारे में बहुत खराब बातें कही है। आम आदमी पार्टी नेता ने यह भी कहा कि वह जानती है कि उपराज्यपाल और भाजपा आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बार बार अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा, लेकिन हमसे नफरत करते करते आपको दिल्ली वालों से नफरत हो गई है। आपने हमें जितनी गालियां देनी है दे दीजिए, आपको हमें जितना बुरा भला कहना है कह लीजिए, लेकिन हमसे नफरत की वजह से आप दिल्ली वालों के हक का पानी मत रुकवाइए। दिल्ली वाले पानी की कमी से बहुत परेशान हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि अगर हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली को पानी दे देगी तो सभी दिल्ली वालों को आराम मिलेगा। राजनिवास ने अपने आधिकारिक हैंडल से पलटवार करते हुए कहा, मंत्री जी, एलजी साहब ने आपको कोई गाली नहीं दी। एलजी कार्यालय ने आपके द्वारा कल उनको दी गई गालियों व सफेद झूठ का बाकायदा साक्ष्य समेत खंडन किया और दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने की आपकी आदत का पर्दाफाश किया। राजनिवास ने कहा कि दिल्ली के लोगों को अभी भी आशा है कि आतिशी दिल्ली में पानी की चोरी व बर्बादी रोककर लोगों को पानी देगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि हरियाणा के पास जो पानी था वो दिल्ली आ चुका है, जबकि दिल्ली का दावा है कि हिमाचल प्रदेश ने उनके लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ा है, लेकिन हरियाणा कह रहा है कि उसके पास अतिरिक्त पानी है ही नहीं। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घेरा है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि टैंकर माफिया के खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा है और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है तो हम दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जल संकट से लोग परेशान हैं। हम हर न्यूज चैनल पर तस्वीर देख रहे हैं और कोर्ट में झूठे बयान दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि पानी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है? इतना पानी का रिसाव टैंकर माफिया आदि है, इस संबंध में आपने क्या उपाय किए हैं? उसे हल्फनामा दायर कर हमारे सामने रखा जाए। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।